चैनल खंडपाल क्लासेज में। और बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 लिविंग साइंस का चैप्टर नंबर 19 है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है आवर फॉरेस्ट। ठीक है, इससे पहले हमने इसी चैनल के माध्यम से चैप्टर नंबर 1 से लेकर 18 तक सभी चैप्टर्स यहाँ पर पढ़े थे। तो सबके एक्सप्लेनेशंस वीडियो और सभी क्वेश्चन आंसर भी आपको हर चैप्टर के यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है प्लेलिस्ट का, जो कि आप ही की क्लास के सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। तो आप जाइए और वहाँ से देखिए, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है रेड कलर का, उसको प्रेस करें। ये काम करने के लिए आपको कोई मनी या पैसा तो चार्ज हो नहीं रहा, तो प्लीज़ कर दें। और चलो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस चैप्टर में हम फॉरेस्ट के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर लेंगे। देखो, पहली बात, फॉरेस्ट एक्चुअली में होता क्या है। आपसे पूछे कि भाई फॉरेस्ट का डिफाइन बताओ। ठीक है, तो फॉरेस्ट एक लार्ज एरिया होता है जो कि कवर्ड होता है विथ थिक ग्रोथ ऑफ ट्रीज, यानी कि उसमें ट्रीज की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और एक तरह से बहुत ज़्यादा ट्रीज होते हैं। ठीक है, और ट्रीज के साथ साथ सर्ब्स होती है, हर्ब्स होती है और ग्रासेज होती है, और क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, ट्रीज क्या होते हैं। ट्रीज होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, उनको ट्रीज कहते हैं। ठीक है, सर्ब्स और हर्ब। सर्ब्स होती है ग्रासेज, यानी कि बिल्कुल छोटी हाइट वाले प्लांट। हर्ब्स होती है मीडियम साइज वाले प्लांट। ठीक है, और क्रीपर्स होते हैं जो कि ज़मीन पर फैले रहते हैं। ठीक है, काफ़ी बेल होती है जो ज़मीन पर फैली रहती है, वो क्रीपर्स होती है। और क्लाइंबर्स वो होते हैं जो कि किसी पेड़ के सहारे चढ़ जाते हैं। तो ये सभी हमारी फॉरेस्ट में इंक्लूड होते हैं। द टाइप ऑफ प्लांट फाउंड इन डिफरेंट फॉरेस्ट वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर क्लाइमेट कंडीशंस और रीजन ऑफ द फॉरेस्ट सिचुएटेड इन, यानी कि फॉरेस्ट में जो पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनकी जो वैरायटी है वो अलग अलग फॉरेस्ट में अलग अलग होती है, वेरी करती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, या फिर फॉरेस्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, मतलब कहाँ पे फॉरेस्ट है, तो वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की वैरायटी हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं क्राउन। क्राउन क्या होता है। ठीक है, तो द ब्रांचेज ऑफ ट्री अबव द ट्रंक, यानी ट्रंक के ऊपर का पार्ट। ट्रंक क्या होता है आपका स्टेम, उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम क्राउन कहते हैं। ठीक है, और डिफरेंट ट्रीज हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्राउन एंड साइजेज। अलग अलग ट्रीज के पास अलग अलग टाइप का क्राउन होता है और साइज भी अलग अलग होती है। ठीक है, और देखो, द क्राउन ऑफ टॉल ट्रीज टुगेदर फॉर्म ए रूफ। ध्यान देना, यानी कि जो बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, टॉल ट्रीज होते हैं, जैसे देवदार का पेड़ है, उत्तराखंड में मतलब पाए जाते हैं, तो इनके जो क्राउन्स होते हैं एक साथ मिलके एक कैनोपी तैयार करते हैं। ठीक है, आगे देखो, ए थिक कैनोपी डज नॉट अलाउ सनलाइट टू कम इट। ठीक है, जब बहुत सारे जो, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ, जब बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, जैसे ये पेड़ है इसका क्राउन है, ये दूसरा पेड़ है इसका भी क्राउन है, तीसरा पेड़ है इसका भी क्राउन है, तो ये सभी मिलके कैनोपी बनाते हैं और इस कैनोपी से सनलाइट भी पास नहीं होती है। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती तो। आगे देखो, इसलिए जो फॉरेस्ट है उसके इनसाइड में डार्क होता है, मतलब अंधेरा रहता है, सच एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, जैसा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। ठीक है, तो देखो, इन इन फॉरेस्ट द प्लांट दैट ग्रो इन शेड, शेड मीन्स छाया, ठीक है, ऑफ द कैनोपी, यानी जो कैनोपी की छाया में ग्रो होते हैं उन्हें हम अंडर स्टोरी कहते हैं। ठीक है, जैसे मतलब कोई नीचे जो प्लांट उगते हैं, मान लीजिए बड़ा पेड़ है, जैसा कि आपको डायग्राम दिखा गया है। देखो, ये देखो, ये कैनोपी वाला पार्ट है। ठीक है, और मतलब बहुत सारे क्राउन मिलके क्या बना रहे हैं, कैनोपी बना रहे हैं। जैसे इसका क्राउन, इस पेड़ का क्राउन अलग अलग था ना, और ये वाला जो पार्ट है नीचे का, जैसे छोटा पेड़ है ये, ठीक है, हालांकि ये भी कैनोपी है बट ये अंडर स्टोरी के अंदर आते हैं। ठीक है, और जो बहुत ही ज़्यादा छोटी वेजिटेशंस होती है, ठीक है, वो फॉरेस्ट फ्लोर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, देखो, जैसे सर्व्स होती है, इसमें क्या होती है, देखो, ट्रीज आर स्मॉलर ट्री, देखो, बिलो विच आर सर्व्स। ठीक है,
मतलब छोटे ट्रीज के नीचे भी क्या होती है, सर्व्स होती है, जैसे घास फूस वगैरह उगी रहती है ना, इनको सर्व की कैटेगरी में हम रखते हैं, ठीक है, ग्रासेज। द फॉरेस्ट फ्लोर कंसिस्ट ऑफ सोइल कवर्ड विथ डेड एंड डिकिंग लीव्स और फ्लावर्स, यानी कि जो फॉरेस्ट फ्लोवर वाला पार्ट होता है ज़मीन वाला, इसमें घास वगैरह उगती है और इसमें आपके डेड और डिकिंग मैटर्स होते हैं लीव्स और फ्लावर्स के, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आगे आपके एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी फर्स्ट, और ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं हम, हीट इज गिवन आउट ड्यूरिंग द डिके, यानी कि जब कोई मैटर डिके होता है तो वो हीट को आउट करता है। इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं। उसमें हमें एक स्मॉल पिट खोदना है, गड्ढा खोदना है, और उसमें कुछ पत्तियाँ और कुछ सब्जी जो होती हैं वेजिटेबल वेस्ट वो भी हमें डालना है और उसको मिट्टी से कवर्ड करना है, ठीक है। फिर हम इसको 3-4 दिन के बाद हम जैसे इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो हमें गर्म फील होगा, यानी कि वार्म फील होगा। इसका मतलब है डिकिंग मैटर्स में हीट प्रोड्यूस होती है। बस इस एक्टिविटी से हम यही समझ रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, फ्रूट्स सीड्स ट्विग्स एंड हर्ब्स आर एज वेल एज एनिमल्स ड्रॉपिंग इट इज़ प्रोवाइड फेवरेट कंडीशन टू सीड्स टू जर्मिनेट मैनी ऑफ दीज ग्रो अप इनटू द ट्रीज, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट होता है फ्लोर वाला, उसमें सीड का जर्मिनेशन होता है। द टाइप ऑफ एनिमल्स फाउंड इन ए फॉरेस्ट आल्सो डिफर, यानी कि जो एनिमल्स फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो भी डिफर होते हैं, मतलब अलग अलग तरह की फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग पाए जाते हैं और फॉरेस्ट कहाँ पर सिचुएटेड है इसके अकॉर्डिंग पाए जाते हैं। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था, जैसे प्लांट अलग अलग तरह के वेरी करते हैं, ऐसे ही हमारे एनिमल्स भी वेरी करते हैं, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ मैमल सच है, जैसे मंकी है, डियर है, एलिफेंट है, बियर्स है, जैकल्स है, ठीक है। और रेप्टाइल्स, ये तो हो गए सब, मंकी, डियर्स, एलिफेंट, जैकल्स, बियर्स, ये सब क्या है, मैमल्स हैं। मैमल्स कौन होते हैं, मैमल्स वो होते हैं जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, ठीक है। और कुछ रेप्टाइल्स होते हैं। अब रेप्टाइल्स क्या चीज़ है, रेप्टाइल्स कैटेगरी में वो एनिमल्स आते हैं जो कि ज़मीन पर रगड़ के चलते हैं, जैसे स्नैक्स वगैरह, ठीक है। ज़मीन पर चलता है और सड़क के चलता है, ठीक है। लिजार्ड भी है, क्रोकोडाइल भी है, ये सब रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। और अगला है एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस जो कि ज़मीन और पानी दोनों पर रहते हैं, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे फ्रॉग है, दोनों जगह मिलते हैं हमें, ज़मीन पे भी फ्रॉग रहता है और पानी में भी रहता है। टोड्स है, ठीक है। और इंसेक्ट कैटेगरी में वो होते हैं जो फ्लाई करते हैं, यानी उड़ते हैं, जैसे फ्लाई भी करते हैं और ज़मीन पे भी चलते हैं, मतलब छोटे छोटे जीव होते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। जैसे आंट्स है, ठीक है, बीटल्स है, बर्ड्स है, ठीक है, बीटल्स है, ठीक है। और नेक्स्ट कैटेगरी आती है बर्ड्स की। बर्ड्स जो कि फ्लाई करते हैं, जैसे स्पाइडर है, मिलीपेडस है, ठीक है। और फिश, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी जो वर्ग हैं जो हमने अभी देखे थे, मैमल्स, ठीक है, और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, ठीक है, और इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और फिशेज, ये सभी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट वेल्थ, ठीक है। फॉरेस्ट जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स होता है और वो हमारे लिए यूजफुल भी होता है। देखो पहला हम पढ़ रहे हैं प्रिवेंट फ्लड एंड मेंटेन द वाटर टेबल, यानी कि फॉरेस्ट जो है फ्लड को प्रिवेंट करते हैं। देखो रेन वाटर फॉल्स ऑन लीव्स, जो भी पानी लीव्स पर गिरता है रेन वाटर का, ठीक है, तो वो नीचे आ जाता है और फॉरेस्ट फ्लोर पे कहाँ जाता है, फॉरेस्ट फ्लोर पे आ जाता है। हमने बताया था ना, नीचे वाला पार्ट फॉरेस्ट फ्लोर होता है, उस पे आ जाता है और फिर वो स्टेगनेट ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, यानी कि फॉरेस्ट फ्लोर में चला जाता है नीचे। इससे क्या होता है, फ्लडिंग जो है प्रिवेंट हो जाती है। एंड देन द वाटर इज अवेल टू सीप इनटू द सोइल, सीप का मतलब है एब्जॉर्ब करना, यानी कि सोइल जो होती है पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और इससे क्या होता है, हमारा जो अंडर ग्राउंड वाटर होता है वो रिचार्ज हो जाता है, ठीक है, यानी कि हमारी ज़मीन में पानी की क्वांटिटी बढ़ जाती है, ठीक है। व्हेन इट रेन्स हेविली इन द सिटी द रोड्स गेट फ्लडेड, ठीक है। तो ये तो होगी जंगल की बात, यानी फॉरेस्ट में तो पानी सीप हो जाता है, मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है। बट सिटीज़ में अगर फ्लड भारी बारिश हो जाए, ठीक है, हेविली रेन हो जाए, तो पानी फ्लडेड हो जाता है, यानी रोड्स पर बहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा फॉरेस्ट में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट में ज़मीन होती है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है।
आगे हम पढ़ रहे हैं, देखो नेक्स्ट जो फॉरेस्ट का प्रिवेंट सॉइल एरोजन, यानी कि फॉरेस्ट जो होते हैं मिट्टी के एरोजन को प्रिवेंट करते हैं। सॉइल एरोजन का मीन्स क्या है पहले तो ये समझो, ठीक है। सॉइल एरोजन मीन्स होता है मिट्टी का कट के और बह जाना, है ना। यानी कि जो आपको पता है कि हमारे अर्थ सरफेस की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमस क्वांटिटी की होती है, ठीक है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो वो अपने जगह से हट जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो मिट्टी को अपनी रूट्स के द्वारा जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रिवेंट सोइल एरोजन, यानी कि प्लांट सोइल एरोजन को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। देखो पढ़ो, द रूट्स ऑफ प्लांट्स बिंड्स द सोइल, बिंड्स का मतलब है बांधे रखती है, किसको? सोइल पार्टिकल्स को, टुगेदर मतलब साथ साथ, एंड इससे सोइल एरोजन प्रिवेंट होता है, एंड मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इस मिट्टी को कौन पकड़ के रखेगा, ठीक है। ज़्यादा बरसात आ जाएगी तो ऊपर की मिट्टी बह जाएगी, यानी कि फर्टिलिटी वाली मिट्टी हट जाएगी, बह जाएगी। तो सोइल एरोजन वी आल्सो प्रिवेंटेड बिकॉज रेन ड्रॉप्स ऑफ डू नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन द फ्लोर विथ फुल फोर्स, ठीक है। यानी कि जो बरसात की बूंदें होती है वो डायरेक्टली फुल स्पीड के साथ में फ्लोर पर नहीं आती, क्योंकि पहले वो पेड़ पे गिरेगी, ठीक है, कैनोपी वाले पार्ट पे गिरेगी, फिर धीरे धीरे पानी नीचे बह के आएगा। इससे क्या होगी, जो बरसात की स्पीड है, ठीक है, स्पीड ज़्यादा होती है तभी तो सॉइल एरोजन ज़्यादा होता है, तो वो बच जाएगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट से क्या एक और हमें कि फॉरेस्ट ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। जैसा कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसमें CO2 को वो टेक करते हैं और बदले में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो प्लांट्स इन द फॉरेस्ट रिलीज O2 ऑक्सीजन, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दिस प्रोवाइड ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग अस विथ ऑक्सीजन टू ब्रीथ, यानी कि हम सब के लिए ब्रीथिंग करने के लिए ऑक्सीजन मिलता है हमें, एंड ये हेल्प करता है टू मेंटेन रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन एंड CO2, यानी कि प्लांट से ऑक्सीजन का लेवल और CO2 का लेवल हमारे एनवायरनमेंट में मेंटेन रहता है, ठीक है। और इसीलिए हम प्लांट्स को ग्रीन लंग्स कहते हैं, ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स कहते हैं क्योंकि ये लेवल को बनाए रखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एक और जो हमें प्लांट्स वो फॉरेस्ट से मिलता है वो है एब्जॉर्ब CO2, यानी कि CO2 का लेवल बढ़ जाता है तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि आपको पता है जितने भी प्लांट होते हैं वो सब CO2 को टेक करते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस में, ठीक है। तभी तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में या फिर रोड के किनारे प्लांट्स लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि रोड पे व्हीकल्स चलते हैं और उनसे काफ़ी सारी विषैली गैसेस प्रोड्यूस होती है, उनमें भी CO2 होता है, CO2 को टेक करती है कौन? प्लांट्स। इफ अमाउंट ऑफ CO2 इंक्रीज एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में CO2 का अमाउंट इंक्रीज होता है, इट वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर। तो ध्यान देना, CO2 अगर हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ता है तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल गैस है वो CO2 है। प्लांट्स इन फॉरेस्ट टेक CO2, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं फॉरेस्ट की CO2 को टेक करते हैं और उसको बदले हमें O2 देते हैं, ठीक है। हैंस दे हेल्प टू मेंटेन द राइट अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। इसलिए प्लांट जो होते हैं वो O2 और CO2 का अमाउंट को मेंटेन रखते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। अगला एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट, कूल द एयर एंड इंक्रीज रेनफॉल, यानी कि हवा को कूल बनाए रखते हैं और रेनफॉल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। कहते हैं ना जहाँ पर प्लांट्स हैं बहुत ज़्यादा तो वहाँ पर बरसात भी ज़्यादा होती है, बारिश भी होती है। क्यों? क्योंकि इन ये जो प्लांट्स होते हैं वो प्रिसिपिकेशन करते हैं। अब प्रिसिपिकेशन क्या होता है, ठीक है, प्रिसिपिकेशन नहीं ट्रांसपिरेशन करते हैं, ठीक है, और इससे प्रिसिपिकेशन होता है। आगे देखो, प्लांट इन फॉरेस्ट एब्जॉर्ब वाटर टू फॉर्म सॉइल, सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करते हैं और उसको रिलीज करते हैं एयर में, ठीक है, और वो प्रोसेस होती है वो ट्रांसपिरेशन होती है, यानी कि प्लांट्स में जो लीव्स होती है ना उसमें स्टोमेटाज होते हैं, ठीक है, स्मॉल पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, उनसे पानी वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज होता है, एक्सेसिव वाटर, ठीक है।
दिस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, इससे एयर में वाटर वेपर का अमाउंट इंक्रीज होता है और उससे क्लाउड्स फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। और क्लाउड्स फॉर्मेशन जहाँ पर ज़्यादा बनेंगे वहाँ पर बरसात भी ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, यानी कि जो फॉरेस्ट है वो वाइल्ड लाइफ के लिए यानी कि जंगली जानवरों के लिए एक तरह से फूड का सोर्स है और शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, यानी रहने की जगह भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखो, फॉरेस्ट प्रोवाइड द बेस्ट हैबिटेट फॉर द वेरियस काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जैसे लार्ज वैरायटी ऑफ द प्लांट्स ग्रो इन फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट में काफ़ी सारे प्लांट्स की वैरायटी होती है जो कि शेल्टर होती है इन जानवरों का, इन एनिमल्स का, ठीक है। इसमें काफ़ी मात्रा में हर्बीवर्स होते हैं, ठीक है। दिस मीन्स इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि फूड की अवेलेबिलिटी यहाँ पर रहती है। और फॉरेस्ट में लार्ज वैरायटी होती है कार्निवर्स की, कार्निवर्स जो मीट खाते हैं, ठीक है। जो फ्लिश ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको कार्निवर्स बोलते हैं, मीट ईटिंग एनिमल्स। और एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स एंड देयर फूड, यानी कि जितने भी एनिमल्स होते हैं फॉरेस्ट में या तो वो प्लांट पर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, ठीक है। डायरेक्टली कैसे, जैसे मान लीजिए कुछ हर्बीवर्स होते हैं वो तो घास फूस प्लांट्स प्रोडक्ट ही खाएंगे, लेकिन कुछ कार्निवर्स होते हैं वो उन हर्बीवर्स को खाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कार्निवर्स जो होते हैं वो मीट खाते हैं लेकिन फिर भी वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं क्योंकि वो प्लांट ईटर्स को खाते हैं। आगे देखो, मोस्ट बर्ड्स मेक्स देयर नेस्ट, यानी कि जितने भी बर्ड्स होते हैं वो अपने घोंसला बनाते हैं, ठीक है। वो भी पेड़ों पे बनाते हैं तो उनके लिए शेल्टर मिलता है। मंकीज है, एप्स है, बैट्स है, ये भी सब ट्रीज पर रहते हैं, ठीक है। और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं और कैटरपिलर्स होती है, ठीक है। लेडी बर्ड है, बटरफ्लाई है, मोट है, ग्रास होपर है, इस सभी एनिमल्स का शेल्टर प्लांट्स होता है, ठीक है। और देखो काफ़ी सारे पीपल्स होते हैं जो है ना ट्राइब्स में रहते हैं, वो भी जंगलों में रहते हैं यानी कि फॉरेस्ट में रहते हैं, उनका भी शेल्टर फॉरेस्ट ही होता है, ठीक है। तो सभी एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, ट्राइब्स भी फॉरेस्ट में रहते हैं। ये देखो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है जो हमें मिलते हैं, टिम्बर मिलती है, लकड़ी, ठीक है। ये देखो लेटेक्स है जिससे कि रबड़ बनता है आपका, ठीक है। ये रबड़ का ट्री है और ये आपके स्पाइसीज है, मसाले वगैरह जो कि मिलते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स से हमें देखो फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे एक तो लकड़ी है, वुड पल्प है, ठीक है, जिससे पेपर बनता है, टर्पेंटाइन, ठीक है, लेटेक्स है जिससे कि आपका रबर बनता है, ऑयल्स है, स्पाइसीज है, गम भी मिलता है, ठीक है। और कुछ मेडिसिनल प्लांट होते हैं जैसे नीम है, ठीक है, तुलसी है जिसको बेसिल बोलते हैं, फॉक्स ग्लोव है, रोजी, ठीक है, पेरीविंकल, ये सभी मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि मेडिसिन में काम आते हैं। आगे हम देख रहे हैं प्लांट्स एंड आल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स, यानी प्लांट्स भी एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। कैसे देखो, नॉट ओनली प्लांट्स हेल्प एनिमल, यानी कि सिर्फ प्लांट्स एनिमल्स की हेल्प नहीं करता, ठीक है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। कैसे देखो, सम एनिमल्स सच एज बटरफ्लाई, हनी बी, हुमिंग बर्ड, बैट एंड मॉट, ये होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं फ्लावर्स को पॉलिनेशन में। यानी कि पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट जो होते हैं वो एक तरह से सीड का फॉर्मेशन तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये जो सभी वर्ड्स हैं, हनी बीज है, बटरफ्लाई है, ये एजेंट होते हैं, ठीक है। ये पॉलिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं, इसलिए प्लांट के लिए हेल्पफुल होते हैं। विदाउट पॉलिनेशन, देखो पॉलिनेशन के बिना, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट कैन नॉट फॉर्म सीड, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट है जिनमें फ्लावर्स होते हैं वो सीड को नहीं बना सकते। तो यानी कि प्लांट एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं और एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड होते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। आगे देखो, एनिमल्स आल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड, एनिमल्स जो होते हैं सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। डिस्पर्सल का मतलब है सीड का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना, ठीक है। सेवरल सीड्स आर एंड फ्रूट्स हैविंग हेयर्स ऑफ स्पाइंस, यानी कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ सीड्स होते हैं और कुछ फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जो जिनमें स्पाइंस होती है, फिर कुछ हेयर होते हैं, ठीक है।
दीज स्टिक टू एनिमल्स, ये एनिमल्स स्टिक हो जाते हैं यानी चिपक जाते हैं उनकी स्किन से या फर से, ठीक है, और वो कैरी कर लिए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा और लॉन्ग डिस्टेंस पे, ठीक है। यानी जैसे यहाँ पर कोई प्लांट है, उसके जो बीज है इस एनिमल्स की स्किन से चिपक जाएंगे और एनिमल इसको कहीं दूर जाके छोड़ देगा। तो इसका मतलब है कि एनिमल्स जो होते हैं सीड के डिस्पर्सल में मदद करते हैं, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर सीड का डिस्पर्सल नहीं होगा तो फिर प्लांट कैसे उगेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने पता है, जैसे मान लीजिए नीम का पेड़ है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे निबोली आती है, बीज आते हैं, फ्रूट्स है जो कि नीम के, वो नीचे गिरते हैं, सारे नीचे गिरते हैं और सभी फ्रूट्स मतलब सभी जो सीड्स हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अगर ये सभी एक जगह इकट्ठे हो गए मान लीजिए, तो फिर ये सभी यहाँ पर उगेंगे और इनको एक साथ ये सभी ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इनका अमाउंट बढ़ जाएगा। इतनी सी जगह में ये इनमें compete होगा फूड के लिए, इसलिए सीड का डिस्पर्सल होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो सीड अलग अलग जगह पर ग्रो हो सके अच्छे से। आगे देखो, एनिमल्स एक्सक्रेटा एंड देयर डेड बॉडीज एड न्यूट्रिशन टू द सॉइल, यानी कि इनसे न्यूट्रिशन ऐड होते हैं सॉइल में। दे एक्ट एज मैनर, और ये खाद की तरह कार्य करते हैं, ठीक है, मैन्योर की तरह कार्य करते हैं और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, ठीक है। प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे, है ना, तो वो मैन्योर की तरह वर्क करता है। एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मेक अप बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स डिपेंडिंग हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड, ठीक है। तो 3 ग्रुप होते हैं, वो है आपके प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि फूड को प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीन प्लांट्स। कंज्यूमर्स जो कि टेक करते हैं, यानी कि जो प्रोड्यूस पर डिपेंड रहते हैं, वो कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। तो देखो, ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड, यानी जो अपना खाना बना सकते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स होते हैं। और उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। और इसमें ग्रीन प्लांट और एल्गी ये आते हैं प्रोड्यूसर्स में, ठीक है, बाकी सब कंज्यूमर्स ही होते हैं, ठीक है। बाकी सब कंज्यूमर्स होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर, उनको हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। जैसे हम भी क्या है, हेटेरोट्रॉप्स हैं। इस दुनिया में सिर्फ ग्रीन प्लांट और एल्गी ये दोनों ही क्या है, प्रोड्यूसर हैं, बाकी सब हेटेरोट्रॉप्स हैं। आगे है नेक्स्ट हर्बीवर्स। हर्बीवर्स वो होते हैं जो कि ग्रास ईटर्स होते हैं, यानी कि जो घास फूस यानी प्लांट प्रोडक्ट को ईट करते हैं, वो हर्बीवर्स होते हैं, ठीक है। इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और कार्निवर्स सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करते हैं, जैसे टाइगर वगैरह है, ठीक है, वो वॉल्व को ईट करेगा, और वॉल्व क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। तो ये सेकंड कंज्यूमर हो गया। ह्यूमंस ओमनिवर्स है, ठीक है। ओमनिवर्स कौन होते हैं, जो जो प्लांट ईटर्स, मतलब जो प्लांट को भी ईट करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को, और जो मीट भी खाते हैं, वो ओमनिवर्स होते हैं, ठीक है। तो दे कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द बियर एंड द क्रो आल्सो ओमनिवर्स। बियर और क्रो ये भी ओमनिवर्स होते हैं। क्रो रोटी भी खा लेता है, फ्रूट्स भी खा लेता है और मीट भी खाता है, ठीक है, इसलिए ओमनिवर्स है। ऐसे इंसान है, ऐसे बियर है, ठीक है। सम एनिमल्स हेल्प इन अस इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने में मदद करते हैं। दे कंज्यूम डेड एनिमल्स एंड डिस्पोज देम ऑफ, यानी कि डेड एनिमल्स को ये कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, इनको स्कैवेंजर बोलते हैं, ठीक है। स्कैवेंजर में इसमें आपके क्रोज हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी डेड बॉडी पड़ी रहती है तो क्रोज उनको खाते हैं। जैकल्स है, ठीक है, हाइनेस है, वल्चर्स हैं, ये सभी स्कैवेंजर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमने 4 कैटेगरी पढ़ ली, पहली हर्बीवर्स, दूसरा कार्निवर्स, तीसरा ओमनिवर्स, चौथा स्कैवेंजर, ठीक है। और बैक्टीरिया एंड फंगी जो कि बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। और दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज, यानी कि हम इनको हमारी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए ये माइक्रो होते हैं, छोटे होते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनको हम, ठीक है, इनको हम
माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ओके, दे आर कंज्यूमर्स दैट फीड मैनली ऑन डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर्स होते हैं और ये सिर्फ डेड रिमेन्स को ईट करते हैं, प्लांट और एनिमल्स का जो भी डेड रिमेन्स होता है उसको, इसलिए इनको डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। द न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोड्यूसर कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट। एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, जो कि वो सॉइल से जो भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, आर पास्ड टू ऑल कंज्यूमर्स वैन ए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डाइज, यानी कि जब कोई प्रोड्यूसर या कंज्यूमर मरता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया और फंगी उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसको वो मिट्टी में डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि उसकी डेड बॉडी को मिट्टी में मिला देते हैं। इससे क्या होता है, उस डेड बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन होता है वो हमारी मिट्टी में मिल जाता है और फिर से वो मिट्टी से जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स को मिल जाता है, यानी प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करता है तो वो उसको मिल जाता है। ठीक है, Thus, the decomposers serve a very useful purpose of the maintaining the balance of the nutrition in the soil। यानी decomposers जो होते हैं वो हमारी मिट्टी में न्यूट्रिशन की वैल्यू को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये कैटेगरी ना होती तो जो डेड बॉडीज में जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको मिट्टी में डिकम्पोज कौन करता है, यानी कि मिट्टी में डिकम्पोज कौन करता, कौन मिट्टी में मिक्स करता। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो भी डेड बॉडीज़ होती हैं उनको खा पी के और मिट्टी में मिला देते हैं। इससे क्या होते हैं, जो डेड बॉडीज़ में जो न्यूट्रिशन होता है वो मिट्टी में मिल जाता है और फिर से मिट्टी उसको प्लांट्स में दे देती है। देखो, बाय रिटर्निंग ऑफ न्यूट्रिशन टू इट एंड इन दिस नेचर साइकिल दैट न्यूट्रिशन दैट हैव टेकन फ्रॉम द सॉइल, यानी कि जो रिसाइकलिंग प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, कोई भी डेड बॉडी होगी, जैसे प्लांट्स समझो या फिर एनिमल्स, ठीक है, उसकी डेड बॉडी से न्यूट्रिशन मिट्टी में मिलेंगे, मिट्टी से फिर प्लांट्स में आएंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंस द टोटल अमाउंट ऑफ दिस न्यूट्रिशन डज नॉट चेंज, यानी कि न्यूट्रिशन का टोटल अमाउंट कभी चेंज नहीं होता है, ये ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, वॉट द हैज़ बीन टेकन अवे मस्ट बी पुट बैक टू बी लाइफ साइकिल कंटिन्यू, और ये लाइफ साइकिल जो होती है वो चलती रहती है। ठीक है, आगे देखो, मशरूम विच आर आल्सो फंगी, मशरूम जो होते हैं फंगी होते हैं, फंगस होते हैं, एंड बट नॉट माइक्रोस्कोपिक इन साइज, यानी मशरूम जो होता है माइक्रोस्कोपिक साइज का नहीं होता है, मशरूम को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। ये भी आल्सो क्या होता है, डिकम्पोजर होता है। आगे देखो, फूड चेन, फूड चेन का मतलब है एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, चेनिंग सिस्टम बनता है। जैसे देखो, ग्रास होपर कौन होता है, जो ग्रास को ईट करते हैं वो ग्रास हॉपर होते हैं। ठीक है, और ग्रास हॉपर ग्रास को ईट करता है या ग्रीन प्लांट को ईट करता है। ठीक है, और ग्रास हॉपर को फ्रॉग ईट करता है और फ्रॉग को स्नैक ईट करता है और स्नैक को ईगल ईट करता है। तो एक चेनिंग सिस्टम बन गया। ठीक है, यानी कि ग्रास को या ग्रीन प्लांट्स को कौन ईट करेगा, ग्रास हॉपर को ईट करेगा फ्रॉग को ईट करेगा स्नैक और स्नैक को ईगल। ठीक है, तो द चेन ऑफ इवेंट मेंटेन्ड अबव इन जस्ट वन एग्जांपल ऑफ मैनी फूड चेन, यानी यहाँ पर जो एक फूड चेन का एग्जांपल दिया है, ऐसी बहुत सारी फूड चेन हमारे इस एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे देखो ये यहाँ पर देख रखा है। ठीक है, फॉक्स है, नहीं ये हिरण है, ग्रास ईट कर रही है और इसको शेर ईट कर रहा है, ये भी एक फूड चेन है। ठीक है, देखो, एक टाइपिकल फूड चेन है ग्रासलैंड की फूड चेन है, जैसे ग्रास को डियर ईट करेगी, हिरन ईट करेगी, उसको लॉइन करेगा। ठीक है, और पॉन्ड्स में देखें हम तो एल्गी है, एल्गी को स्मॉल फिश खाएगी, स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाएगी। ये पॉन्ड्स की हैबिट, मतलब पॉन्ड्स का फूड चेन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन। देखो, सन इज ए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट यू नो ऑलरेडी, सन जो होता है अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का। ठीक है, और ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं इस एनर्जी को यूज करते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं एंड उससे वो अपना फूड तैयार करते हैं। ठीक है, इन फूड चेन एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स, यानी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं
उनसे जो एनर्जी होती है वो फूड में ट्रांसफ़र होती है एंड फिर वो फूड से अनदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होती है जो भी उसको ईट करता है। फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स द एनर्जी गोज टू प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हर्बीवर्स में जाती है। क्यों? क्योंकि प्लांट तो उस एनर्जी को बनाएंगे, मतलब बनाएंगे तो क्या कह रहे, बट सन से टेक करेंगे और वो हर्बीवर्स उसको प्लांट्स को ईट करेगा तो वो एनर्जी हर्बीवर्स में जाएगी। अब हर्बीवर्स को कार्निवर्स ईट करेंगे जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, तो वो एनर्जी उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, सो प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज एट बीइंग द फूड चेन, यानी कि प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हमेशा बिगिनर होते हैं फूड चेन का, यानी कि उन्हीं से फूड चेन स्टार्ट होती है। ठीक है, एंड द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स कम्स व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई। ठीक है, डिकम्पोजर्स का रोल कब होता है? जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो जाता है तो वो उसकी डेड बॉडी को, ठीक है, चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उसकी डेड बॉडी को वो डिकम्पोज कर देते हैं, मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। तो जो एनर्जी होती है या फिर जो न्यूट्रिशन होते हैं उसकी बॉडी में वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो होती है वो नाइदर वी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी को ना हम पैदा कर सकते ना हम उसको डिस्ट्रॉयड यानी ख़त्म कर सकते। ठीक है, एनर्जी विल बी ट्रांसमिटेड ओनली, एनर्जी को सिर्फ ट्रांसमिटेड कर सकते हैं। तो देखो ये एनर्जी सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन से एनर्जी मिलती है। ठीक है, प्रोड्यूसर से एनर्जी मिलती है, प्राइमरी कंज्यूमर जो कि ग्रास हॉपर वगैरह होते हैं उनको, फिर उनसे एनर्जी मिलती है सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि ईगल्स वगैरह होते हैं या फिर इसमें लॉइन भी आ सकता है जो कि कार्निवर्स होते हैं उनको। ठीक है, और कार्निवर्स की डेड बॉडी जो है उससे एनर्जी मिलती है डिकम्पोजर्स को, और डिकम्पोजर्स उस एनर्जी को मिट्टी में ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चलता रहता है सिस्टम। आगे हम पढ़ते हैं फूड वेव। फूड वेव का मतलब है फूड चेन। बहुत सारी फूड चेन जो होती है आपस में मिली रहती है, उनको हम फूड वेव में कहते हैं। देखो देयर आर एनिमल्स अदर देन ग्रास होपर दैट ईट प्लांट्स, यानी कि सिर्फ प्लांट्स को ग्रास होपर ही ईट नहीं करता, और भी एनिमल है जो कि ईट करते हैं प्लांट्स प्रोडक्ट्स को। देयर आर आल्सो एनिमल्स अदर देन स्नैक दैट ईट फ्रॉग। ठीक है, मतलब फ्रॉग को खाने वाले सिर्फ स्नैक ही नहीं है, और भी कुछ एनिमल्स हैं। ठीक है, जैसे प्रॉक है, पिकॉक, वो भी स्नैक को खाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारे एनवायरनमेंट में एक वेव होता है, एटमॉस्फेयर में एक वेव होता है। ठीक है, जो कि काफ़ी सारी फूड चेन बनाता है। जैसे देखो यहाँ पर एक फूड वेव है, जैसे ग्रास हॉपर तो इसको खाएगा ही। ठीक है, इसको ये भी मेढक भी खा रहा है और इसको ये भी खाते हैं, यानी कि ये जो चिड़िया है ये भी ग्रास हॉपर खाती है। अब मेढक को और चिड़िया को दोनों को स्नैक भी खाता है, स्नैक को मोर भी खाता है और स्नैक को ईगल भी खाता है। तो कहने का मतलब काफ़ी सारे होते हैं जो एक दूसरे को ईट करते हैं, तो इसलिए फूड वेव बनता है। तो दस वी हैव सर्वल फूड चेन्स इन नेचर आर कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी काफ़ी सारी फूड चेन होती है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। और ठीक है, फूड वेव्स शो हाउ मेनी एनिमल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय डिफरेंट पथ्स, यानी कोई एनिमल्स अलग अलग पथ से इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसा कि हमें इस पिक्चर में देखने को मिला था। ठीक है, अब देखो बैलेंस इन नेचर में बैलेंस। तो देखो सपोज ऑल पिकॉक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अर्थ, यानी कि अर्थ से सारी पिकॉक्स हट जाए, व्हाट विल हैपन टू द स्नैक पॉपुलेशन। तो स्नैक पॉपुलेशन पर क्या होगा, क्योंकि पिकॉक स्नैक को खाती है। ठीक है, तो नेचुरली दे नंबर विल इंक्रीज, इनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो मोर स्नैक्स विल ईट मोर फ्रॉक्स। ठीक है, मतलब मोर स्नैक्स विल ईट मोर फ्रॉक्स। ठीक है, स्नैक जो है फ्रॉक को खाएंगे एंड पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉक विल डिक्रीज, फ्रॉक की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी और स्नैक की बढ़ी जाएगी। जितने ज़्यादा स्नैक बढ़ेंगे, क्योंकि स्नैक को खाने वाला तो पिकॉक है ही नहीं है इस दुनिया में, तो मान लीजिए पिकॉक नहीं है तो फिर स्नैक की पॉपुलेशन बढ़ेगी और ज़्यादा फ्रॉक खाएंगे, इसलिए फ्रॉक का डिक्रीज होगा। तो दिस विल बी कॉज ए इंक्रीज इन ग्रास हॉपर पॉपुलेशन, इससे ग्रास हॉपर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। दे विल ईट मोर प्लांट्स। ठीक है, वो ज़्यादा प्लांट्स खाएंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग क्रॉप्स है, जैसे आजकल हम देख रहे हैं फसलों को नुकसान हो रहा है ग्रास हॉपर से। देयर विल बी ए फूड शॉर्टेज, इससे फूड शॉर्टेज होगी। इवन ह्यूमन्स विल बी अफेक्टेड बाय दिस, और इंसान भी इससे अफेक्टेड होंगे। यानी कि हमारी नेचर में बैलेंस होना चाहिए इन चीज़ों का। ठीक है, फॉर्चुनेटली
सच थिंग्स सेल्डम हैपन इन नेचर, नेचर मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्पीसीज, यानी कि इस नेचर में हर स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। नेचर मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्पीसीज animals in sufficient number of maintain balance, they that is why we say that kills and to be killed, to grow and to die. That is why we say that to kill and to be killed, to grow and to die and get decomposed, यानी कि जो ग्रो होता है वो मरता भी है और वो डिकम्पोज भी होता है, ठीक है। जिसने जन्म लिया है उसको मरना भी है। इससे क्या है, हमारी नेचर का बैलेंस मेंटेन होता है। ये लॉ है नेचर का, ठीक है। इट इज़ डू टू दिस एक्टिविटी दैट द बैलेंस इन नेचर मेंटेन, ठीक है। अगर मान लीजिए सिर्फ पैदा होने लग गए, मरने का नाम ही नहीं है, तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा नेचर का। तो ये हमारी नेचर का सिस्टम है, रूल है। आगे देखो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एज आवर नीड फॉर लैंड, हाउसिंग, फार्मिंग एंड दैट फॉर वुड एंड फ्यूल कंस्ट्रक्शन, यानी कि ये तो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, बट फॉरेस्ट का कंजर्वेशन होना ज़रूरी है। कंजर्वेशन मीन्स बचाव। ये देखो यहाँ पर सॉइल इरोजन होता है ड्यू टू डेफोरेस्टेशन। डेफोरेस्टेशन क्या होता है, लार्ज नंबर में पेड़ों को काटना, यानी कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ठीक है, इन लार्ज स्केल कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। अगर आप पेड़ों को काटोगे तो ये देखो सॉइल इरोजन हो रहा है, यहाँ पर गड्ढा हो गया ना। ये गड्ढा क्यों हुआ, क्योंकि पेड़ नहीं है जो मिट्टी को पकड़ सके, बाइंड कर सके, बेंड कर सके, तो आपकी सॉइल इरोजन हो जाएगा, मिट्टी कट कट के बह के निकलेगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, बी कट डाउन मोर एंड मोर फॉरेस्ट, दिस नोन एज डेफोरेस्टेशन, दिस हैज ए हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि अगर डेफोरेस्टेशन ज़्यादा होगा तो हमारे एनवायरनमेंट पर उसका हार्मफुल इम्पैक्ट होगा। हैंस देयर इज ए कांस्टेंट नीड वी मैनेज फॉरेस्ट केयरफुली टू कंजर्व दैम, यानी कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने की हमें बहुत ज़्यादा नीड है, ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इससे हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। आगे है प्लांट हार्वेस्टिंग। देखो, एन एफिशिएंट वे टू गेट वुड फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट से लकड़ी प्राप्त करने का जो एफिशिएंट वे है वो क्या है। देखो, रिक्वायरमेंट्स इज टू कट ओनली सम ऑफ ट्रीज इन एरिया, दिस अनकट ट्रीज प्रिवेंट इरोजन, ठीक है। फ्रूट्स ऑफ दीज ट्रीज प्रोड्यूस सीड्स सो दैट न्यू ट्रीज कैन ग्रो, दिस वे ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड इन मेंटेन, यानी कि हमें पेड़ को काटने की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें, ठीक है, उनको आधे काट सकते हैं हम उनको, ठीक है। कम्प्लीटली हमें काटने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कम्प्लीटली काटेंगे तो फिर एक तरह से हमें सॉइल इरोजन देखने को मिलेगा, क्योंकि मिट्टी को बेंड करने वाला कौन है, प्लांट है। आगे है एफोरेस्टेशंस। एफोरेस्टेशन मीन्स है, ठीक है, लार्ज स्केल पर प्लांटेशन करना, ठीक है। ग्रोइंग द ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एफोरेस्टेशंस, जो कि डिफॉरेस्टेशंस का अपोजिट वर्ड है, ठीक है। इसमें प्लांटिंग सीडलिंग ऑफ स्मॉल ट्रीज, यानी छोटे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। तो देखो, यंग प्लांटेशन है ये, यानी कि छोटे छोटे मतलब पेड़ उगाए गए हैं जो कि अभी तक यंग जनरेशन है। तो देखो, इन आवर कंट्री प्लांट एफोरेस्टेशन इज बीइंग डन नॉट ओनली बाय द गवर्नमेंट बट आल्सो बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉमर्शियल पर्पज, यानी कि पेड़ों को काटना ज़रूरी है अगर हमारे लिए, तो उसके लिए हमें एक यंग प्लांटेशन मतलब पेड़ों को लगाना पड़ेगा पहले, फिर पेड़ों को काट सकते हैं हम। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। सेलेक्टिव कटिंग ऑफ द ट्रीज इन दीज प्लांटेशन प्रोवाइड्स वुड एंड कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड द आल्सो कीप द फॉरेस्ट कवर्स, ठीक है, इंटैक्ट, यानी कि प्लांट्स को हम काट सकते हैं, मना नहीं है, बट उसके लिए हमें इतने पेड़ तो लगाने पड़ेंगे ना जितनी की हमें रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, मतलब आग से प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना, तो ये भी बहुत ज़्यादा नीड है हमें। हुज फॉरेस्ट एरियाज आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एवरी ईयर, ठीक है, यानी काफ़ी सारे जंगल होते हैं जो कि फायर्स के द्वारा डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। फायर में ऑक्यूर ड्यू टू द
केयरलेसनेस ऑफ पीपल, यानी कि आग क्यों लगती है जंगलों में, लोगों की, ठीक है, केयरलेस होने से लगती है। ड्यू टू द लाइटिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म बाय फ्रिक्शन, या फिर स्टॉर्म में जो फ्रिक्शन होता है, लाइटिंग होती है, उससे भी आग लग सकती है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर आर कंट्रोल्ड बाय स्पेयरिंग फायर एक्सटिंग्विशिंग सॉल्यूशन, ठीक है, इससे हम फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फ्रॉम एयरक्राफ्ट, यानी कि एयरक्राफ्ट के द्वारा, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड यूजिंग स्ट्रॉन्ग ब्लोअर्स, ठीक है, और इससे हम मतलब अगर विंड की डायरेक्शन उसको चेंज करना पड़े तो उसको चेंज कर सकते हैं और फॉरेस्ट फायर पे कंट्रोल कर सकते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेट्स, यानी कि जंगलों को या फिर फॉरेस्ट को हमें इनसे प्रोटेक्शन भी करना जरूरी है। देखो, अदर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन आर इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग डिजीज इन फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट में डिजीज को कंट्रोल करने का जो मेथड है उसमें रिमूविंग इन्फेक्टेड ट्रीज यूजिंग इंसेक्टिसाइड, यानी कि जो भी इन्फेक्टेड ट्रीज है उसको इंसेक्टिसाइड से हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, एंड फंगिसाइड से। इंसेक्ट्स एंड पेस्ट कैन बी एफिशिएंट कंट्रोल बाय नेचुरल इंसेक्ट्स प्रीडेटर, दे किल इंसेक्ट्स इन लार्ज नंबर्स। आगे है प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब है ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, ग्रेज करना, यानी कि फसल को या फिर प्लांट्स को एनिमल्स ईट कर जाते हैं। ओवरग्रेजिंग बाय कैटल्स, शेप से, हॉर्स, ठीक है, नॉट ओनली डिस्टॉर्ड ग्रासलैंड, ठीक है, ये सिर्फ ग्रासलैंड को डिस्टॉर्ड नहीं करते बट ट्रीज को भी डिस्टॉर्ड करते हैं जो कि फॉरेस्ट में होते हैं। सो ओवरग्रेजिंग पर भी कंट्रोल होना चाहिए। द यंग ट्रीज आर आइदर ईटन, यानी कि जो छोटे ट्रीज हैं वो भी ईट कर लिए जाते हैं इन एनिमल्स के द्वारा, सो उनकी ग्रोथ वैसे भी नहीं होती, ठीक है। लोअर लीव्स आर ईटन अप, ठीक है, जो छोटी पत्तियों वाले पेड़ होते हैं वो भी खा लिए जाते हैं और उनको उनके रूट से हटा दिया जाता है, मतलब अपरूट कर दिया जाता है, उखाड़ के फेंक दिया जाता है। तो इसलिए ओवरग्रेजिंग भी हमें ध्यान देना चाहिए, ओवरग्रेजिंग भी कम होनी चाहिए ताकि फॉरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके, प्लांट प्रोटेक्ट हो सके। तो ये बच्चों आपका चैप्टर है, कंप्लीट होता है और आई होप कि आपको ये कम्प्लीटली समझ में आया होगा। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने हैं चैप्टर 1 to 18, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आपको वो मिल जाएंगे चैप्टर्स देखने को, तो आप जाके वॉच कर सकते हो। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे और नोटिफिकेशन भी मिलेंगे आपको अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। एंड इस वीडियो को आज हम फिनिश करते हैं, बट अगर इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको देखने हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।